चलिए, तो ये जो बैच है ये आपके सीटीईटी और सीजीटीईटी है ना, जो पात्रता परीक्षक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, इससे संबंधित बैच आपके लिए लाया गया है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों में से किसी का भी सीटेट या सीजीटेट क्लियर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? हो गया आपका? तो सर ये सीटेट और सीजीटेट के लिए बैच है। ठीक है, वैसे अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के स्तर पर भी यदि जाएँगे, तो वहाँ पर आपको सिलेबस लगभग सेम देखने को मिलता है। अंतर थोड़ा-सा ये होता है सीजीटीईटी और सीटीईटी में कि सीटीईटी के जो प्रश्न होते हैं, खासकर पेडागोजी वाले भाग के, वो थोड़े से विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब थोड़ा-सा एनालिसिस हमको करना होता है। जैसे मैं आपको कुछ प्रश्नों का आगे जाकर के फॉर्मेट दिखाऊँगा सीटीईटी का, जो पिछले साल का हुआ है, वहाँ से। वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है ना, वो एकदम सीधे-सीधे कभी नहीं पूछता है। वहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार प्रकृति के, थोड़े से जटिल प्रवृत्ति तक प्रश्न जो है ये आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों के स्तर में आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्राइमरी स्तर के जो शिक्षक की पात्रता परीक्षा होती है, सीटीईटी में, वो बनिस्बत आसान होती है, जबकि माध्यमिक वर्ग के जो शिक्षक की पात्रता परीक्षा होती है, वो थोड़ी-सी कठिन होती है। कठिन इन द सेंस वहाँ पर शब्दों में आपको फँसाता है। शब्द थोड़े से कठिन प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी वहीं पर उलझ जाते हैं या प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं। तो हमारी जो तैयारी होगी वो इस स्तर की होनी चाहिए कि हम एक तो हमको जितने भी सिद्धांत पेडागोजी में आते हैं, इसके अलावा हिंदी की पेडागोजी भी अलग से पढ़नी है। उसके जो सिद्धांत हैं, वो हमको पता होने चाहिए, प्लस उससे संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं, वो भी हमारे दिमाग में रची-बसी होनी चाहिए। तो 2 अलग-अलग स्टेप या 2 अलग-अलग स्तरों पर जाकर के आपको इसको तैयार करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि हम केवल एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं, हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ी-सी गलतफ़हमी में हैं। ठीक है? आपको सीजी टेट हो या सी टेट हो, दोनों की तैयारी यदि आपको करनी है, तो मान के चलिए कि आपको पात्र इसकी पेडागोजी वाले भाग की अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब यदि मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी वाले भाग की बात करूँ, तो हिंदी भाषा में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो पूरा सिलेबस है, वो 2 भागों में बँटा हुआ है। एक भाग जिसमें व्याकरण वाला भाग है और दूसरा जो है, ये आपको देखने को मिलेगा पेडागोजी वाला भाग। ये भाग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब हिंदी भाषा में भी सिलेबस जो है ये 2 भागों में बँटा हुआ है और क्वेश्चन जो है वो अलग-अलग स्तर के आते हैं। चाहे प्राथमिक शिक्षक की बात करूँ या माध्यमिक शिक्षक के स्तर की बात करूँ, तो दोनों के प्रश्नों के स्तर में अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो बैच है, ये हम जो लाए हैं, इसके उद्देश्य की तरफ बात कर दूँ मैं पहले। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो सीजीटेट या जो पात्रता परीक्षा है, वो क्लियर नहीं कर पाए हैं और आगामी जो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी है, वो लगभग 33,000 पदों की मानी जा रही है, बड़ी वैकेंसी है। अभी तक इतनी बड़ी भर्ती छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की नहीं हुई है। तो ये एक अच्छा अवसर है आप सभी के लिए, जो शिक्षण फील्ड से जुड़े हुए हैं और जो एक शिक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ मातारी की सेवा करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन ये आपका सपना तब तक सपना ही रहेगा, जब तक कि आप इसकी अच्छे से तैयारी ना कर लें। और यदि आप उसको तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़, जो पहली सीढ़ी आपको चढ़नी है अपने सफलता की तरफ, वो है सिलेबस का नॉलेज होना, परीक्षा के प्रारूप का नॉलेज होना। तो हम इस क्लास में फिलहाल बात करेंगे परीक्षा के प्रारूप की और परीक्षा का जो प्रारूप है, वो मैं आपको 2 अलग-अलग स्तरों पर समझाऊँगा। एक हम देखेंगे सीजीटीईटी का प्रारूप, क्योंकि सीजीटीईटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है और दूसरा हम देखेंगे सीटीईटी का प्रारूप।
क्योंकि सीटीईटी का भी आयोजन होने वाला है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी रणनीति बनाएंगे, और सिलेबस को ध्यान में रख करके जब आप रणनीति बनाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही है कि हमको इन दोनों के एग्जाम के पैटर्न को और इसके सिलेबस को समझना है। सीजीटीईटी की अगर मैं बात करूं तो सीजीटीईटी जो है, इसमें इसको भी आगे जाकर के हम दो भागों में बांट करके देखेंगे। एक, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अध्यापन हेतु जो पात्रता है उसको, और कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के अध्यापन हेतु जो शिक्षकों की पात्रता परीक्षा है उसको हम अलग से देखेंगे। वैसे ही सीटीईटी की अगर हम बात करें तो सीटीईटी में भी इसी प्रकार से दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। एक, हम बांट सकते हैं कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक, जिसको बोला जाता है प्राथमिक कक्षा में अध्यापन हेतु पात्रता परीक्षा। वहीं हम दूसरे भाग में देखेंगे कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक अध्यापन हेतु जो पात्रता परीक्षा होनी है, यानी माध्यमिक वर्ग में अध्यापन हेतु पात्रता परीक्षा। इसमें बांट करके हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके मन से ये निकाल दूं कि भाई बीएड किए हैं तो सब वर्ग में भर सकते हैं। ठीक है, अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का और फिर माननीय उच्च न्यायालय का भी फैसला आया है कि प्राइमरी वर्ग में यानी प्राथमिक शिक्षा वाले वर्ग में बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं। आपने शायद नोटिस पढ़ा होगा, है ना, खबरों में भी था, काफी विवादों में भी रहा और काफी चर्चा में भी रहा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग इस फैसले से अवगत होंगे। पता है सबको? ठीक है, हाँ। तो मुझे एक जानने की उत्कंठा है कि आप लोग सब प्राइमरी क्लासेस में अध्यापन के लिए तैयारी करना चाहते हैं या माध्यमिक वर्ग में? माध्यमिक वर्ग वाले कौन कौन है? लगभग सभी। ठीक है, हाँ, कुछ को छोड़कर। ठीक है, चलिए, तो हम तैयारी तो दोनों की करेंगे। तैयारी दोनों की करेंगे, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक यानी प्राथमिक वर्ग, 6ठी से लेकर 8वीं तक, दोनों वर्गों की तैयारी हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब यदि हम बात करें सबसे पहले सीजीटीईटी की, सीजीटीईटी में मैंने आपको बताया कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो दो अलग अलग चरणों में होनी है। एक, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के अध्यापन हेतु, इसको बोला जाता है सहायक शिक्षक। इसमें जो शिक्षक होता है उसको बोला जाता है सहायक शिक्षक। और जो 6ठी से लेकर 8वीं तक अध्यापन करते हैं उनको कहा जाता है शिक्षक। इसी को आप वर्ग 3 और वर्ग 2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सिलेबस पात्रता परीक्षा की सेम वही है जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में होने वाली है। सेम सिलेबस है। शिक्षक, सहायक शिक्षक का सिलेबस देखेंगे तो जो सहायक शिक्षक सीजीटीईटी में है सिलेबस, वही आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेगा। जो शिक्षक के अंतर्गत सीजीटीईटी में सिलेबस है वही आपको देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती परीक्षा में। सेम सिलेबस है। तो हमको ये अच्छा है अपने साथ कि अगर हमारा टीईटी क्लियर नहीं है तो हम इसी बहाने इसको 2 बार पढ़ेंगे। एक तो टीईटी के लिए पढ़ना होगा और दूसरा हम इसी सिलेबस को एक बार और पढ़ेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा में। और जहां पर आप रिवीजन करके जाते हैं वहां पर आपके सफलता के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान में रखिए, जिन लोग का टीईटी क्लियर नहीं है ना, आप लोग एक बार तो यहाँ पर पढ़ेंगे टीईटी में, इसके बाद इसी सिलेबस को आपको फिर से पढ़ना है कहाँ? शिक्षक भर्ती परीक्षा में। अब यदि सिलेबस की बात करूं तो मैंने जैसे कहा सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का सिलेबस अलग अलग है। तो सहायक शिक्षक के स्तर की यदि हम बात करें तो प्रश्न पत्र जो है ये 150 अंक का होने वाला है। 150 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, इसको आपको तैयार करना है। अब यदि सिलेबस को देखें तो सिलेबस कई छोटे 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 भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले भाग में है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको आप बोलते हैं सीडीपी। इसके बाद है सामान्य हिंदी 25 अंक का।
सामान्य अंग्रेजी 25 अंक का, गणित 30 अंक का, पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का, कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। ये सहायक शिक्षक शिक्षक भर्ती परीक्षा का है। अब यदि हम इसकी बात करें टीईटी में क्या है सर, ये सीजीटीईटी में ये सिलेबस क्या है, तो लगभग सिलेबस समान है। क्या क्या समान है सर, देखिए यहां पर अंकों का वितरण थोड़ा सा अलग है। जैसे सीडीपी की अगर हम बात करें तो 30 अंक की सीडीपी है आपकी। इसके अलावा हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा 30 अंक की। इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज 30 अंक की है। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन ये आपको 30 अंक का पढ़ना है कि नहीं। आपको क्या पढ़ना है, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और गणित, ये आपके 30 अंक का सिलेबस है। तो ये सीजीटीटी का सिलेबस है और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा का। तो मान के चलिए कि यहां से लगभग सिलेबस समान मैं मान रहा हूं। क्यों सर, सीडीपी 30 अंक का है, सामान्य हिंदी यहां 25 अंक का है, लेकिन यहां पर आपको टीईटी में देखने को मिलेगा 30 अंक का। मैंने कहा ना लगभग बराबर है। सामान्य इंग्लिश अंग्रेजी जो है यहां 25 अंक का, लेकिन यहां पर सर 30 अंक का है। पर्यावरण ये गणित देखिए 30 अंक का है, यहां भी 30 अंक का है। पर्यावरण अध्ययन यहां 20 अंक का है, यहां 30 अंक का है। कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान ये आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में अतिरिक्त रूप से पढ़ना होगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा में। क्लियर है सिलेबस, ठीक है। ये सीजीटीटी का है और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा का है। इसके सहारे आपको जॉब मिलेगी और ये आपको एलिजिबल बनाएगा एग्जाम देने के लिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो पहले ये क्लियर करना है। अब देखो इतने को यदि आप पढ़ोगे तो लगभग इसके 120 130 अंकों की तैयारी आपकी हो गई है कि नहीं। लगभग हो गई 130 नंबर 120 नंबर की तैयारी। इसीलिए मैंने कहा कि सिलेबस जो है ये लगभग समान है। बस आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कंप्यूटर अलग देखने को मिलेगा और सामान्य ज्ञान अलग देखने को मिलेगा, ये दो भाग। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन यहाँ 30 अंक का था, यहाँ 20 हो गया। लेकिन 20 नंबर भी कम थोड़ी होता है, 20 नंबर भी बहुत होता है कि नहीं। तो सीजीटीटी आपको पहले क्लियर करना है, तो ये पार्ट आपको पढ़ने होंगे। क्लियर है सिलेबस, ठीक। अब यदि शिक्षक पद हेतु भर्ती परीक्षा देखेंगे तो यहां पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक का है, सामान्य हिंदी 25 अंक की, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक, गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 अंक है, सामाजिक अध्ययन 20 अंक का, कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। सहायक शिक्षक से यदि आप कंपेयर करेंगे तो दो चीजें आपको अंतर दिखेंगी। पहली चीज आपको अंतर दिखेगा कहां, गणित और विज्ञान मिलाकर 30 अंक है, वहां गणित अकेले 30 अंक का था। देखा था सहायक शिक्षक में हमने, ये देखो गणित 30 अंक का है, यहां आपने क्या कहा, गणित और विज्ञान मिलाकर 30 अंक है। दूसरी चीज, आपने वहां पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ा, यहां पर आपको अलग से पढ़ना होगा क्या, सामाजिक अध्ययन। यहां पर्यावरण अध्ययन नहीं है। और जिन लोग शिक्षक पद की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पर्यावरण नहीं पढ़ना है, आप लोग को डायरेक्ट पढ़ना है क्या, सामाजिक अध्ययन। अंतर समझ आया दोनों में, ठीक है। अब यदि मैं सीजीटीटी के अंतर्गत शिक्षक पद हेतु पात्रता परीक्षा की बात करें, सीजीटीटी, तो यहां पर सिलेबस जो है ये 5 भागों में बटा है। मोटे तौर पर देखें तो 4 भागों में, जिसमें शुरुआत में सीडीपी है 30 अंक का, 30 अंक की सीडीपी। इसके अलावा हिंदी भाषा है 30 अंक की, इंग्लिश लैंग्वेज है 30 अंक की, 90 नंबर हो गए। अगले जो 60 अंक हैं, यहां पर आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। अगले जो 60 अंक है यहां पर सब्जेक्ट चूज करना होता है। कैसे सर,
अगर आप गणित या विज्ञान वाले बैकग्राउंड के हैं तो गणित और विज्ञान मिलाकर आपको 60 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 अंक के। वहीं अगर आप सामाजिक अध्ययन वाले फील्ड से हैं तो सामाजिक अध्ययन से आपको पूछे जाएंगे 60 अंक के। यानी इन दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना होता है। कुल 150 हो जाएगा। फिर ये 30 या 90, 90 और 60, 150। अगर आप गणित विज्ञान के नहीं हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, तो यहां पर आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ना होगा 60 अंक का। यहां के प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्लियर है अंतर दोनों में? ठीक। तो सहायक शिक्षक और शिक्षक पद हेतु यदि आप सीजीटीईटी और शिक्षक पात्रता परीक्षा देखें तो सिलेबस लगभग समान है, लगभग समान। बस आपको थोड़ा सा तकनीकी स्तर पर जाकर के अंतर करना होगा। कैसे सर? जैसे शिक्षक पद हेतु देखेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर है, सामान्य ज्ञान, यहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा सर? सामान्य अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। ये सामान्य अध्ययन नहीं है, सामाजिक अध्ययन है, और गणित और विज्ञान है। ये आपको पढ़ना होगा अलग से। बाकी 30-30 नंबर के तो ये सिलेबस लगभग समान है। ये 30 अंक का, ये 25 अंक का है, यहाँ 25 अंक का। गणित और विज्ञान ये ऑप्शनल है आपके पास, जब आप पात्रता परीक्षा में आते हैं तब। सामाजिक अध्ययन मैंने कहा ये भी आपके पास ऑप्शन के रूप में होता है जब आप सीजीटीईटी का एग्जाम दे रहे हैं उस स्थिति में। क्लियर है दोनों में अंतर? ठीक। अब यदि हम बात करें तो यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं, समझ आ गया। ठीक है। सहायक शिक्षक में भी दो अलग अलग स्तरों पर हमने देख लिया। ठीक। सहायक शिक्षक में सीजीटीएट के साथ साथ आपने और क्या देख लिया सर? शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस देख लिया। शिक्षक भर्ती परीक्षा का आपने सिलेबस देख लिया। कोई डाउट है? सिलेबस देखो, मैं हमेशा कहता हूं क्लास में कि सिलेबस को कभी भी ना दरकिनार करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, साइड रख के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हटा के। ठीक है। कभी भी पढ़ने बैठिए, सिलेबस हमेशा साथ में होना चाहिए। सिलेबस से अच्छा मार्गदर्शक आपका कोई नहीं हो सकता, ये मान के चलिए। सिलेबस ही आपको इधर उधर के भटकाव से बचाता है, आपको ये बताता है कि कितनी गहराई तक पढ़ना है। आपको दो चीजें हमेशा ना साथ में रखनी चाहिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। एक तो सिलेबस, दूसरा पुराने प्रश्न पत्र। पुराने प्रश्न देखो, सिलेबस आपको बताएगा कि कौन कौन से फील्ड से क्वेश्चन आने वाले हैं, और प्रश्न पत्र आपको बताएगा कि कितनी गहराई तक जाकर के आपको प्रश्न पूछेगा। ये दो चीजें अगर आपके पास है तो मान के चलो आप आसानी से कोई भी एग्जाम उसके स्तर का आकलन कर सकते हो, कर सकते हैं। ये दो चीजें बिल्कुल रखिएगा। तो पुराने प्रश्न पत्र मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको उठा लीजिए। और दूसरी चीज, सिलेबस भी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, या चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट से सीजी व्यापम के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको मैंने बताई, शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस और सीजीटीईटी का सिलेबस। अब आप बात करते हैं सीटीईटी की। अब सीटीईटी का जो सिलेबस है, यह सिलेबस 5 भागों में बटा हुआ है। अगर हम बात करें प्राथमिक वर्ग की तो प्राथमिक वर्ग मतलब समझ गया ना, कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक अध्यापन हेतु जो शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले हैं उनकी बात हो रही है। यहां पर 30 अंक का सीडीपी, 30 अंक की सीडीपी है आपकी। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। भाषा, 2 भाषाएं हैं, यहाँ पे आपको चूज करना होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लैंग्वेज 1 के रूप में सामान्य हिंदी और लैंग्वेज 2 के रूप में सामान्य अंग्रेजी, या उल्टा ले लीजिए, लैंग्वेज 1 के रूप में सामान्य अंग्रेजी और लैंग्वेज 2 के रूप में सामान्य हिंदी, इसको लेकर के चलेंगे। क्योंकि ये 15 भाषाएं आपको सॉरी ये 20 भाषाएं आपको ऑप्शन में दी गई होती हैं। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली है ना,
इसके अलावा गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, इस प्रकार से कुल 20 भाषाएं हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में। तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई और भाषा चूज करेंगे, कि और कोई है बांग्ला वांग्ला चूज करने वाले? नहीं ना? या संस्कृत वगैरह? संस्कृत हो सकता है एक बार, है ना? लेकिन मेरे हिसाब से अधिकांशतः जो विद्यार्थी हैं छत्तीसगढ़ में, वो हिंदी और इंग्लिश को ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में चूज करने वाले हैं, है कि नहीं? तो हम इसी को बेस बना करके तैयारी करेंगे। तो लैंग्वेज 1 के रूप में सामान्य हिंदी और लैंग्वेज 2 के रूप में सामान्य अंग्रेजी को हमने मतलब इन दोनों सब्जेक्ट को हमको आगे जा करके देखना है। गणित 30 अंक का सिलेबस और पर्यावरण 30 अंक का, मतलब सेम वैसा ही सिलेबस है जैसा कि सीजीटीईटी में है कि नहीं? सीटीईटी और सीजीटीईटी का जो सिलेबस है वो लगभग समान है। यहाँ पर आपको बस चॉइस की सुविधा मिलती है, हिंदी में या सीजीटीईटी में ये सुविधा आपके पास नहीं है। सीजीटीईटी में आपको एक 30 अंक का क्वेश्चन हिंदी आना ही है और अंग्रेजी आना ही है 30 अंक का। यहाँ पर आपको चयन की सुविधा है, बस इतना अंतर है। बाकी पूरे का पूरा भाग समान है, सेम वैसा ही जैसा सीजीटीईटी का है। पर्यावरण वही है, गणित 30 अंक का, सीडीपी भी 30 अंक का। क्लियर है? अब हाँ भाई, नहीं वो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के रूप में सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, आप यहां से जैसे मान लो आप अंग्रेजी चूज ना करके कोई और सब्जेक्ट चूज करेंगे तो उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। हाँ हाँ, आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों सॉल्व करने हैं ना भाई। 150 अंक का है सिलेबस, 150 अंक है मतलब 30 अंक की हिंदी आएगी। हिंदी आपने चूज कर लिया, ठीक है। अब अंग्रेजी के क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो आपके तो 120 क्वेश्चन ही हुए ना, ठीक है। हाँ, तो आपको अटेम्प्ट करना है उसको भी, ठीक है। अगर आपने उसको लैंग्वेज 2 के रूप में चूज किया है तो फॉर्म भरते समय ऑप्शन आता है ये, ठीक। अब यदि हम माध्यमिक वर्ग की बात करें तो माध्यमिक वर्ग में भी लगभग सेम है, सिलेबस सेम है। कैसे सर? सीडीपी 30 अंक का है, दिखाई पड़ रहा है आपको 30 अंक का। इंग्लिश हिंदी 30-30 अंक के आपको दिख रहे हैं। 60 अंक फिर से डिवाइड हुआ है, गणित एवं विज्ञान 60 अंक, सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान ये 60 अंक है कि नहीं? तो 60-60 अंक के दो पार्ट यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, गणित और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान। इन दोनों में से किसी एक पार्ट को आपको चूज करना है। वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आप चूज करते हैं। यदि आप गणित या विज्ञान वाले बैकग्राउंड के हैं तो आप गणित एवं विज्ञान 60 अंक के इसको अटेम्प्ट करते हैं। और यदि आप सामाजिक अध्ययन या आर्ट्स बैकग्राउंड वाले या कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं तो उस स्थिति में आप सामाजिक विज्ञान वाला जो हिस्सा है इसका चयन करते हैं। तो कुल 150 अंक का पेपर आपका होना है सीटीईटी में, 150 अंक का। और सेम है आपका सीजीटीईटी में, सिलेबस सेम है, बस प्रश्नों के स्तर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग टारगेट कर रहे हो सीटीईटी को, आपको थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। नहीं, सेम रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है, उसमें पेडागोजी ज्यादा रहता है। पेडागोजी ज्यादा रहता है, 50-50% रहता है ना वहां। तो पेडागोजी यहाँ पे बहुत कम रहता है, पिछले बार तो आया ही नहीं था। पिछली बार तो एक क्वेश्चन भी नहीं आया था, है ना। तो ये दिक्कत होता है, अपठित गद्यांश क्वेश्चन ही नहीं आया था, जबकि हर बार आता है। ठीक है, हर बार वहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पिछले बार आया ही नहीं। ठीक है, तो फॉर्मेट फिक्स नहीं है, लेकिन सीटीईटी में फॉर्मेट फिक्स है। जैसे 100 क्वेश्चन आने हैं, जैसे मान लो हिंदी के 30 क्वेश्चन आने हैं ना, तो ये मान के चलिए 15 क्वेश्चन वो पेडागोजी के ही देगा, 15 क्वेश्चन पेडागोजी देगा, और 15 क्वेश्चन जो है वो देगा आपको व्याकरण वाले भाग से। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन का आकलन यहीं से कर सकते हैं। जैसे सीजीटीईटी का आप क्वेश्चन देखेंगे, सीजीटीईटी के क्वेश्चन थोड़े से आसान होते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था सीजीटीईटी में कि
चक्की शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा? वर्ण विन्यास, चक्की शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा? ये 2022 के सीजीटीईटी की बात कर रहा हूं मैं। 2022 में जो सीजीटीईटी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन है इसका वर्ण विन्यास करना। आपको संधि से क्वेश्चन आएंगे, उपसर्ग से क्वेश्चन आएंगे, शब्द शुद्धि से, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन आएंगे, समास से क्वेश्चन आना ही आना है, वर्णमाला से क्वेश्चन आना ही आना है कि नहीं? शब्दों के भेद से क्वेश्चन आते हैं, वर्णों के भेद से क्वेश्चन आते हैं। फलाना के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के, फलाना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, पढ़ा होगा आपने, है कि नहीं? उस स्तर के प्रश्न या उसी प्रकृति के प्रश्न जो है ये सीजीटीईटी में ज्यादा पूछे जाते हैं। जबकि सीटीईटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पेडागोजी का स्तर अच्छा होता है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, जैसे मैं पिछले एग्जाम की बात करूं तो दिख रहा है आपको, कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वहां पर। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। हाँ, कौन से उदाहरण से ज्यादा संगत है ये आपको पूछ रहा है। इसमें पहला ऑप्शन है परभाषा व्यवहार, जिसको आप ट्रांस लैंग्वेजिंग बोलते हैं। दूसरा है याद करना, तीसरा है पुनरावृत्ति करना, रिपीटेशन करना, चौथा है स्वनिरीक्षण। क्या होना चाहिए इसका आंसर? मैं अपने बातों पर ध्यान देता हूं, ठीक है, मैं बोलते समय इस बात का ध्यान रखता हूं कि भाई कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। ये इसको ऐसे समझा जाए, जैसे बोला जाता है ना कि बोलने के पहले 4 बार सोचना चाहिए, है कि नहीं? और कई सारे बच्चों को देखना, ये बड़ी अच्छी आदत होती है बच्चों में, जब वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में होते हैं, विकास की प्रक्रिया में होते हैं, तो उस समय बहुत सारे बच्चों में, हो सकता है आप लोगों में से अधिकांश जब छोटे रहे होंगे तो कोई एक पूरा वाक्य बोलने के बाद धीरे से उस वाक्य को लिपसिंग करते थे, होता था ये। ठीक है, मैं खाना खा लिया हूं, होता है ये, धीरे से खुद में आदमी लिपसिंग करता है उसको। ये क्या कहलाता है सर? ये स्वनिरीक्षण है। क्यों स्वनिरीक्षण है? क्योंकि वहां पर बच्चा जो है वो ये चेक करता है कि मैं सही बोल तो रहा हूं ना, ठीक है, मैंने सही कहा तो है ना। यानी ये, मैं अपनी भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। ये जो वाक्य है या ये जो प्रवृत्ति है ये किससे संबंधित है? स्वनिरीक्षण से संबंधित है, सेल्फ इंस्पेक्शन बोला जाता है इसको। ठीक है, खुद का निरीक्षण करना कि हम सही बोल रहे हैं, हमारे बोलने का तरीका, हमारे शब्दों का चयन, हमारे शब्दों को बोलने का तरीका सही है कि नहीं है। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। समझ गया ना क्या हो रहा है? ठीक है, कक्षा 2 के विद्यार्थी जो है एक कविता गा रहे हैं, रिसाइटिंग पोयम, पोयम गा रहे हैं, और वो कविता कैसी है सर? ये मेरी नाक है ये मेरे कान है, ये गा रहे हैं वो। और जहां वो गा रहे हैं तो जहां पर ये शब्द आ रहा है नाक कान, वो उसको बाकायदा स्पर्श करके बता भी रहे हैं। यहां पर अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही है? ऑप्शन है विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, या समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। क्या है ये? अब देखो मैंने कहा ना शब्दों के स्तर में जाकर के फंसाएगा आपको। हाँ, ये क्या है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। जो लोग शब्दों से खेलना जानते हैं ना, शब्दकोश जिनके पास होता है वो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को बना लेते हैं, बहुत आसानी से। क्यों ऐसा सर? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई एलियन लैंग्वेज उठा करके दे दिया हो, नहीं, है हमारी भाषा ही।
बस हमारे पास शब्दों का अभाव हो जाता है, इसीलिए हम प्रश्नों को समझ नहीं पाते हैं। यार इतने साल से टीईटी हो रहा है, कितने बार टीईटी का एग्जाम, कितने बार वही वही क्वेश्चन देगा वो। तो वो अब जब चेंज करता है ना, तो वो शब्दों के स्तर पर जाकर के चेंज करता है, पूछेगा वही चीज, लेकिन बस बोलने का तरीका या शब्दों को लिखने का तरीका आपका बदल देगा। एक बार उसकी उसी चीज को सेब बोला गया, अगली बार उसको एप्पल बोल दिया गया, अगली बार बोल दिया गया एक फल। वही है, और कुछ थोड़ी है। ठीक है, तो शब्दों के स्तर पर जाकर के वो पूछता है। तो ये जो तरीका है ना, अब ये इनोवेशन से भी संबंधित है, इनोवेशन से भी संबंधित होता है ये। जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे कोई शिक्षक है, आपने देखा होगा क्लास में चित्र बना बना करके पढ़ाते हैं, देखा होगा आपने। वो भी अपने आप में क्या है, एक नवोन्मेष है कि नहीं, एक नवाचार है, इनोवेशन है ये भी। इसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको? अभी शब्द याद नहीं आ रहा है। अब आपका दिमाग खोजेगा कहां पर चित्र लिखा हुआ है ऑप्शन में, है कि नहीं। ऑप्शन में ये दिखेगा सर, चित्र दिख रहा है या दृश्य शब्द दिखेगा, चित्र या दृश्य शब्द दिखेगा। समझ रहे हो किस स्तर पर जाकर के खेल रहा है वो दिमाग से। चित्र लिखा दिखेगा तो समझ जाओगे कि हाँ सर ये इच्छा है आंसर। अब वो डायरेक्ट इतना फुल टॉस क्वेश्चन तो देगा नहीं वो, है कि नहीं। हाँ, जैसे इसको ऐसे समझो कि एक शिक्षक क्लास में पिक्चर दिखाकर, पिक्चर मतलब चित्र है ना, पिक्चर दिखाकर छात्रों का अध्यापन करता है, यह विधि किससे संबंधित है। अब वो ऑप्शन में पिक्टोग्राफी तो देगा नहीं, दृश्य पठन है ये कि अध्यापन है। हाँ, ठीक है, ये अध्यापन का तरीका है ये। ठीक है, और इसका यूज मैं क्लास में करूंगा भी, इसका यूज मैं आपको क्लास में करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, चल, ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका है ये क्या कहलाता है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। मतलब आप किसी चीज का नाम ले रहे हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण बताऊं, बचपन में सब खेले होंगे, पिंकी पिंकी व्हाट कलर, रंगों में से कौन सा कलर, खेले हो सब, खेले हो ना। तो सामने वाला बोलता था गुलाबी कलर, तुरंत भाग करके जाते थे, गुलाबी रंग छूते थे, छूते थे। ये वही तो है, ये वही तो है, और कुछ थोड़ी है। समझ रहे हो बात। भौतिक प्रतिक्रिया, जैसा हमको अनुदेश हुआ, जैसा निर्देश मिला, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसको बोला जाता है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। यहां पर जाकर के आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन स्तर का है, बस हमारे पास शब्दों की कमी है, ये मान के चलो अभी। ठीक है, आगे बढ़े आप। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक यूनिट बच्चों को पढ़ाया गया, उसमें से 5 क्वेश्चन वो उठा रहे हैं और समूह में उसको देने का काम कर रहे हैं, उसका आंसर। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं, यानी बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप जो है वो क्वेश्चन निकालता है और दूसरे ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करता है, और दूसरे जो ग्रुप से क्वेश्चन आए हैं उसको आंसर करने की कोशिश करता है। ये किसका उदाहरण माना जाएगा? सहपाठी आकलन, स्व आकलन, पृष्ठ पोषण या पठन आकलन? सहपाठी आकलन पक्का कि स्व आकलन है? सहपाठी आकलन है ना। अच्छा, स्व आकलन क्यों नहीं है? क्वेश्चन तो बाहर से मिल रहा है हमको। समूह होने से क्या सहपाठी आकलन ही होता है? हाँ, मेन जो है सहपाठी आकलन का सबसे बेसिक पॉइंट यह है कि क्वेश्चन आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, सहपाठी आकलन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि आप एक तो समूह हो आपका, और दूसरी चीज क्वेश्चन वहां से आपके पास आए।
तब आप खुद का जब इवोल्यूशन करते हैं तो वो कहलाता है सहपाठी आकलन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सहपाठी आकलन। आकलन और मूल्यांकन वाला यूनिट आपके सीजीटीईटी वाले सिलेबस में भी अलग से लिखा हुआ है। और इसी प्रकार क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, तर्क है। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। मतलब जितने भी बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, प्रवेश करते हैं, प्रवेश लेते हैं, वे अपने एज के अकॉर्डिंग भाषा का यूज करना जानते हैं। मतलब कहने का मतलब वो भाषा के द्वारा अपने भावों को संप्रेषित करना जानते हैं। ये कथन दिया हुआ है। ठीक है, ये मत सोचिए कि ये सही बात बोल रहा है, नहीं, आपको इसको एनालिसिस करना है। दूसरी चीज, तर्क दिया गया है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन दिया है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है। मतलब असर्शन सही है, जो रीजन है वो गलत है। बताएंगे। देखो क्वेश्चन फंसाया है, कितना सरल क्वेश्चन है और कितना सरल क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सामान्य बुद्धि का तर्क लगाकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एकदम सामान्य बुद्धि का। स्कूल आने वाले बच्चे, ठीक है, स्कूल आने वाले बच्चे क्या अपने भावनाओं को आप तक संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं? स्वाभाविक सी बात है, होते हैं ना। अरे होते हैं तभी तो स्कूल में एडमिशन दे रहे हो जी, है नहीं? हाँ, वो भावों को संप्रेषित करने में सक्षम हो चुके होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वाक रूप में हो, यानी भाषा के रूप में, भाषागत स्तर पर जाकर के देखें, वो सक्षम हो चुके होते हैं। कम से कम इतने हो चुके होते हैं कि अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को आप तक संप्रेषित कर सकते हैं, वो हो सकते हैं, है कि नहीं? मतलब विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। और देखो एक चीज याद रखना, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर बात सामान्य बच्चों की हो रही है। ठीक है, विशेष योग्यता वाले बच्चों की बात यहाँ पे नहीं होती। विशेष योग्यता वाले समझ गए ना? ठीक है, हाँ, उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर सामान्य बच्चों की बात हो रही है जो कि हमारे समाज में इर्द गिर्द हमारे खेलते हुए दिखते हैं। ठीक है, हाँ, चलो बताओ। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। इसी को ऐसा भी तो लिख सकता था ना कि विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, दे सकता था ना। उसने थोड़ा सा टेक्निकल शब्द प्रयोग किया, क्या कहा? सक्षम प्रयोगकर्ता। ठीक है, अब आधे लोग को ये सक्षम शब्द में दिक्कत होगी, है कि नहीं? आधे लोग को प्रयोगकर्ता में दिक्कत होगी। आधे लोग सक्षम का मतलब सोचेंगे कि भाई जैसे एक एक लेटर लिखना है, वो भी तो भाषा है। तो बच्चे क्या स्कूल आने के पहले ही लेटर राइटिंग सीख के आ चुके हैं, ये पूछ रहा है क्या? आधे लोग के मन में ये आता है। नहीं, यहाँ पे भाषा का मतलब जो है ये केवल भावों को अभिव्यक्त करना है। केवल भावों के संप्रेषण से यहाँ पर इसका आशय निकाला जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा, तो ये कथन तो आपका सही हो गया। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। कई बार होता है ये, होता है ये, सही है, कथन सही है ना? सही है, ठीक है। मतलब ए भी सही है और आर भी सही है। तो क्या ए आर जो है ये ए का सही, ए की सही व्याख्या कर पा रहा है? नहीं कर, ये दोनों तो एकदम अलग अलग बातें हो गई ना सर। अब देखो दोनों सही है, दो जगह है, दो जगह है, लिखा है ना, दो जगह है सर। अब इसको अपने को चूज करना है कौन सही है। अब आपको ये देखना है क्या
ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये इसका कारण है क्या? ये जो कथन है, ये जो तर्क है, क्या ये इसका कारण है? नहीं है सर, नहीं है। अगर इसका कारण होता तो कैसे होता सर? विद्यालय में प्रवेश करने वाले बच्चे सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोग करना होते हैं, क्योंकि तर्क ऐसे ही देते हो ना, तर्क कैसे दिया जाता है? क्योंकि वे अपने भावों को सक्षम रूप से संप्रेषित कर सकते हैं। अगर ये लिखा होता तो ये इसका सही तर्क होता, सही व्याख्या होती है उसकी। लेकिन यहाँ पर भाषिक और सांस्कृतिक विविधता बोल करके, और आपने बच्चों के भाव संप्रेषण में ही यदि आपने दूसरे में नेगेटिव एक कमेंट कर दिया है, नेगेटिव ऑप्शन दे दिया है, तो ये तो कहीं भी इसका कारण नहीं हो सकता है कि नहीं? तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस अपने को ऑप्शन वाले स्तर में जाकर के इसको कई बार सॉल्व करना होता है। सीटीईटी में और सीजीटीईटी में बेसिक डिफरेंस यही है। मैंने पहले ही कहा ना, सीजीटीईटी का सिलेबस यदि आप देखोगे या प्रश्न पत्र यदि आप देखोगे तो वहां पर आपको प्रश्नों का स्तर सामान्य मिलेगा। बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, वहां पर भी थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर और शब्दों के मतलब शब्दगत स्तर पर जाकर के आपके दिमाग से खेल सकता है वो। लेकिन जब आप सीटीईटी में आते हैं तो यहाँ पर तो आधे से ज्यादा खेल आपका केवल शब्द का ही होता है। और यहाँ के प्रश्न यदि आपको सॉल्व करने हैं तो आंख कान खुले रख करके पेडागोजी को एकदम महीनता से पढ़ना होगा, एकदम बारीकी से। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी क्वेश्चन को हमको एकदम ध्यान से पढ़ना होता है। जहां आप सीजी में या सीजीटीईटी में कई बार क्वेश्चन एकदम वन लाइनर आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मान लीजिए 30 क्वेश्चन तो आने ही है ना, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि वन लाइनर फैक्ट की तरह होते हैं, एकदम वन लाइनर फैक्ट की तरह। 10 क्वेश्चन में जिसमें पेडागोजी के भी प्रश्न शामिल हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमाता है, वो थोड़े से कठिन प्रश्न यहाँ पे या थोड़ा सा शब्दों के माध्यम से कठिनाई पैदा करने की कोशिश करता है आपके लिए। लेकिन अगर आप सीटीईटी का स्तर देखेंगे तो यहाँ पर 50% क्वेश्चन जो है ये केवल और केवल पेडागोजी से है। और अगर आपको सीटीईटी क्लियर करना है तो ये मान के चलिए मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है ना, परिश्रम थोड़ा सा ज्यादा है, लॉन्ग सिटिंग करके आपको पढ़ना होगा, तो पुराने क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है ना आप देखना इसमें सीटीईटी में पुराने क्वेश्चन जो होते हैं ना उसी को नए रंग से पेंट करके आपको परोस देता है, ये होता है सीटीईटी की एकदम आदत है। ठीक है, सीटीईटी में कैसे करता है क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन उठाएगा, 10 साल 15 साल पुराने पूछेगा क्वेश्चन उठा लेगा वो, उसी में शब्दगत चेंज करेगा, शब्दगत बदलाव, और बदलाव करके नया क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, तो अपने को इस स्तर पर जाकर के तैयार होना है, और उस स्तर पर अगर जाकर के तैयार होना है सीटीईटी के लिए तो ये मान के चलो मेहनत थोड़ी सी अतिरिक्त हमको करनी होगी। ठीक है, कर लेंगे ना, पक्का? क्या है? यस सर, ना सर, हाउ, कर लेंगे ना? हाँ यार, इस एनर्जी के साथ जाओगे ना स्कूल में, लड़का लोग उठा के फेंक देंगे बाहर, बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अच्छे शिक्षक, अरे अच्छे शिक्षक हो यार, अच्छे शिक्षक बनोगे ना तो बहुत फायदा है स्कूल में, बहुत फायदा है। और अच्छे शिक्षक लोग को लोग याद भी रखते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे शिक्षक हैं, आपने बच्चों में या अपने ही शिक्षकों में देखा होगा, सरकारी स्कूल में जो लोग पढ़े होते हैं ना उनको पता होगा प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की क्या अहमियत होती है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को आज भी आप देखोगे ना तो जाकर के पैर छुओगे, बड़े भले कॉलेज के टीचर को नहीं छुओगे, प्राइमरी का कोई टीचर मिल जाए आपका दौड़ते जाओगे, अरे गुरुजी कहाँ, होता है ये, क्योंकि आपके हाथ में कच्ची मिट्टी आने वाली है। समझ गए बात?
कच्ची मिट्टी आने वाली है आपके हाथ में, आपको गढ़ना है उसको। और सबसे जिम्मेदार पद यदि कोई है दुनिया में, शिक्षक, सबसे जिम्मेदार। और यहाँ पे अगर आप लापरवाही किए, और एक चीज बता रहा हूँ, बच्चे जो होते हैं ना, वो आप ही से सीखने वाले हैं आगे जा करके। एग्जाम तो निकाल ही लोगे यार, पता है मुझे, बहुत पद है, आराम से निकाल लोगे अगर थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी मेहनत कर लिए आप, थोड़ा सा एफर्ट लगा लिए सही डायरेक्शन में, एग्जाम आपका निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या, क्या आपका उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी पा करके खत्म हो जाता है? नहीं ना। अगर आप ऐसा सोच रहे होगे ना, तो आप एक सरकारी नौकर से ज्यादा कुछ नहीं बन सकते, ध्यान रखना। शिक्षक नहीं बन पाओगे कभी। शिक्षक का पद बहुत प्रतिष्ठित होता है, और एक शिक्षक बनने के लिए जितनी मेहनत लगती है ना, उतना शिक्षक भर्ती का एग्जाम निकालने के लिए नहीं लगता। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा निकालना बहुत आसान है, लेकिन एक शिक्षक बन जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो शिक्षक बनना, शिक्षक भर्ती एग्जाम मत निकालना। समझ गए बात, अंतर है दोनों में। शिक्षक बनना, शिक्षक बन गए ना एक बार, तो अंदर से आ जाता है वो, मुझे पढ़ाना है। और जिस दिन आप इसको जिम्मेदारी समझ के, इसको नौकरी मत समझना कभी, ये जिम्मेदारी है, नौकरी नहीं है। ये नौकरी होता ना तो केवल सैलरी देते और 10 ठो काम करवाते। शिक्षकों के साथ नहीं होता ऐसा। शिक्षकों को गिन के काम दिए जाते हैं। चुनाव में ड्यूटी लगा देगा, या ऐसे कोई काम में लगा देगा जो जो बच्चों से ही संबंधित हो, और कोई काम नहीं लगाता। देखना, राजस्व लोग को देखना ना, क्या क्या काम नहीं करते हैं। पुलिस वालों को देखो, क्या क्या काम नहीं करते, सब काम करते हैं। करते हैं कि नहीं? हाँ, सब काम कर रहे हैं। शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाता ऐसे कभी। शिक्षकों को ये मान के चलो कि अपने आने वाले भविष्य को आपके हाथों में दे रहा है गवर्नमेंट, है कि नहीं? क्योंकि राज्य का भविष्य है ना। हाँ, आप लापरवाही मत करना। आप लापरवाही किए मतलब मान के चलो पूरे राज्य का खाता बुड़ती में चला जाएगा, है नहीं? हाँ, इसके लिए तैयारी अभी से करनी होगी। अगर आप अभी से ही इस चीज में मेहनत करेंगे कि मुझे अपने विद्यार्थियों को सिखाना है, रटाना नहीं है। जैसे मैं अभी अगर आपको बोलूँ ना कि कोई भी टॉपिक उठाऊं, है ना, और मैं बोलूं कि चलो भाई इसको मुझे समझाओ, तो बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते जो उसको समझा पाते हैं, है ना। जैसे मैं बोल दूंगा ना कि चलो पानी, पानी का मॉलिक्यूल H2O ही क्यों होता है, क्यों होता है, कौन सा नियम है इसमें, नहीं बता पाते हैं। सर हाइड्रोजन 2 ठो है, एक तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जुड़े हैं तो पानी बन गया है। अरे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन जो एटम होता है, हाइड्रोजन जो एटम होता है, वो पानी से रिएक्ट, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, पानी बन गया। यही बताओगे ना। आप उसकी टेक्निकलिटी में जाकर के मुझे नहीं बता पाओगे। कई बार होता है ऐसा। ठीक है, अगर जो समझाने वाला स्टूडेंट होगा ना या शिक्षक होगा, वो बिल्कुल इसको एकदम मॉलिक्यूल स्तर पर लेकर के जाएगा। देखो हाइड्रोजन में ना एक इलेक्ट्रॉन होता है नहीं, ऑक्सीजन का ना एटॉमिक नंबर इतना होता है, तो ये वाला ना इससे बॉन्ड बना लेता है। हाँ, वो आप जाकर के बताओगे तब अच्छे शिक्षक बन पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम सतही ज्ञान उठा करके दे दिए और हो गया। नहीं, आपको पढ़ना होगा इसके लिए। ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक शिक्षक खुद में शिक्षित नहीं होगा वो क्या पढ़ाएगा यार बच्चों को, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हमको ज्ञान एकत्रित करना है। और ये मान के चलो ज्ञान एकत्रित करना है, ऐसा नहीं कि कोचिंग आओगे तो ज्ञान एकत्रित हो जाएगा ना। ये सतत प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर आप सीखते रहोगे। अधिगम, अधिगम है ना, अधिगम तो जीवन भर चलना है आपका।
अर्जन जीवन भर चलना है आपका। तो सीखना ये शिक्षक का एक सबसे अच्छा गुण होता है, और जब आप खुद से सीखने लगोगे ना, तो बच्चों में भी ये क्वालिटी डाल पाओगे कि आप सीखने के लिए जिज्ञासु हो, जानने के लिए जिज्ञासु हो। क्योंकि एक चीज देखना, बच्चे जब शुरुआती चरण में होते हैं ना, तो कुछ नहीं बनना चाहते, वो शिक्षक बनना चाहते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई पूरी दुनिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल अगर कोई है, तो वो टीचर है। आप भी बचपन में खेले होगे, है नहीं? क्या बनते थे भाई? टीचर ही बनते थे सर। हाँ, सबसे, और ये इसके पीछे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्किनर का सिद्धांत है, पढ़े होगे, अनुकरण। स्किनर बोलते हैं ना, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। हाँ, आप जैसा करोगे ना, वैसा वो भी करेगा, और एक अच्छे शिक्षक की नकल सब करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, खैर वो सब आगे जाकर के पढ़ना है अपने को। तो ये क्वेश्चन का स्तर है, ये प्रश्नों का स्तर है। ये देखो, कोई भी एकदम वन लाइनर कभी नहीं दिया है सीटीईटी में। प्रश्नों का स्तर बढ़िया। ये देखो, क्वेश्चन वन लाइनर भी दिया है, तो कैसा दिया है? आपको क्वेश्चन को ही कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना होगा, उसके बाद फिर आप आंसर निकाल पाओगे। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन, है कि नहीं? तो ये मान के चलो भाई कि क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं होने वाले, जितना हम इसको समझते हैं। ठीक है, ये देखो, बहुत सारे क्वेश्चन लाया था आपके लिए वैसे, लेकिन ठीक है। ओके, अब सिलेबस की यदि हम बात करें, तो सिलेबस शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों का थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जैसे सहायक शिक्षक में 9 इकाइयां हैं, है ना? सहायक शिक्षक में 9 इकाइयां हैं, जिसमें शुरुआत में आपको व्याकरण का भाग देखने को मिलेगा, इकाई 6 तक। इकाई 6 तक व्याकरण है, 7, 8 और 9 ये आपका संबंधित है पेडागोजी से। ये 3 अध्याय जो है, ये पेडागोजी से संबंधित है। ये भाषा की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी भाषा की, है ना? हिंदी भाषा में शुरुआत में आपको क्या देखने को मिलेगा? व्याकरण। ये पूरा व्याकरण है, देख लो आप। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि, सब, है कि नहीं? सबके सब क्या है? व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे आप, वाक्य, वाक्य परिचय, मुहावरे, लोकोक्तियां, इकाई 7, 8, 9 ये तीनों पेडागोजी के हैं। इसके बाद शिक्षक पद हेतु यदि देखेंगे, तो यहाँ पर अध्यायों की संख्या 8 है, जिसमें शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा 7 अध्याय में तो केवल और केवल व्याकरण का भाग है। 7 अध्याय में एक अध्याय में आपको देखने को मिलेगा पेडागोजी, और ये अकेला पेडागोजी जो है, वो सहायक शिक्षक के तीनों अध्यायों पर भारी है, और अधिकांश लोग मेरे ख्याल से इसी की तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं? सहायक शिक्षक की कम कर रहे हैं, शिक्षक की ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थी ज्यादा है। इस स्थिति में सिलेबस जो है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है, तो ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, आप पीडीएफ देखना। कल मैं इस पे और थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि कौन से भाग को कैसे बेहतर तरीके से आप तैयार कर सकते हो। ये कल की क्लास में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको पहला टॉपिक जो है भाषा का, ये शुरू करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से मैं ये थोड़ी सी राय लेना चाहूंगा, है ना? ये समझ लो कि मैं पूछना चाहूंगा कि आप सीटीईटी के हिसाब से शुरुआत में पढ़ना चाहेंगे कि सीजीटीईटी को लेकर के चले हम? सीजीटीईटी, ठीक है। क्योंकि सीजीटीईटी का सिलेबस आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा अलग है सीटीईटी से, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा अलग है, बोल दो। हाँ, वो सीजीटीईटी का सिलेबस है, सेम सीजीटीईटी है। ठीक है, सीटीईटी का सिलेबस उसमें बहुत कम है, बहुत कम, और पेडागोजी भी सीजीटीईटी में कम है, और शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी उसका वेटेज कम है। ठीक है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस है, वो सीजीटीईटी और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा, इससे रिलेटेड होकर के आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो कल हम लोग इस पे सिलेबस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे।